जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह का जो बुक है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सारे इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं देखिए ऑनलाइनर फॉर्म में है, और सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ में सारे प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं, उन सारे प्रश्नों का संग्रह इस बुक में है। तो आइए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं, जो कि पहला टॉपिक है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में पूछता है, उन सारे प्रश्नों को देखते हैं वन लाइनर फॉर्म में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन, जिसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, को किस वर्ष नियुक्त किया गया था। तो साइमन कमीशन को दोस्तों 1927 में नियुक्त किया गया था। और ये भारत जो है, भारत आया था। भारत कब आया था? तो भारत 1928 में आया था साइमन कमीशन। ठीक ना। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो इसका गठन जो है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो आशा करते हैं ये दो पॉइंट आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था। तो क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था भारतीयों के द्वारा। और साइमन, देखिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे है कि साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जो है घायल हुए थे, और कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि लाला लाजपत राय का मृत्यु कैसे हुआ था। तो इनका मृत्यु जो है साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाठीचार्ज जो हुआ था, तो उसी के दौरान ये घायल हो गए थे और उसके कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गया था। तो ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसे गई है। पंजाब केसरी की जो उपाधि है ये किसे दी गई थी। तो ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का उपाधि दिया गया है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने किया था। तो बर्किनहेड ने किया था साइमन कमीशन की नियुक्ति। और साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो अभी ऊपर में देखे थे दोस्तों कि श्वेत कमीशन के नाम से, व्हाइट कमीशन। साइमन कमीशन का अन्य नाम क्या था? तो श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था। साइमन कमीशन का समर्थन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। सारे प्रश्न एक एक पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है दोस्तों, जितना भी पॉइंट है ना सारे एग्जाम के बेसिस पे बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि सारे पॉइंट को आप अच्छे तरह से समझ सके। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी। तो ये बर्किनहेड के समक्ष ये चुनौती रखा गया था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था। तो मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू नहीं बताइएगा, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और कब प्रस्तुत किए थे? तो अगस्त 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। इस जो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था अगस्त 1928 में, इसमें नए डोमिनियन संविधान के प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। आशा करते हैं साथियों कि साइमन कमीशन का हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब अगला पॉइंट है सबने अवज्ञा आंदोलन। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आता है सबने अवज्ञा आंदोलन से। तो पहला पॉइंट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो लाहौर अधिवेशन में सबने अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। अगला है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी जो है ये दांडी, जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ से महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ, ध्यान में रखिएगा कितने अनुयायी, तो 78 अनुयायियों के साथ
12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की। यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो साबरमती आश्रम से। कब? तो 12 मार्च 1930 को और प्रारंभ किए तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त किया। 6 अप्रैल को, 12 मार्च का यात्रा स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल को यात्रा समाप्त हुआ था। कहाँ पे? तो दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त किया गया और इसी यात्रा को दांडी यात्रा कहते हैं, दांडी मार्च भी कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि नमक नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? तो गांधी नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो गांधी जी का स्थान किसने लिया था? तो अब्बास अब्बास तैयब जी ने गांधी जी का जगह लिया था। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो ये वेब मिलर था दोस्तों। अंग्रेजी पत्रकार कौन था? तो ये वेब मिलर अंग्रेजी पत्रकार था जिसे साबरमती आश्रम में गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान ठहराया था। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? तो ये यरबदा जेल में थे। चलिए आगे देखते हैं कि लाल कुर्ती, ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि आंदोलन का कि लाल कुर्ती आंदोलन जो हुआ था इसको किसने प्रारंभ किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था लाल कुर्ती आंदोलन का? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। अगला पॉइंट देखते हैं कि वर्ष 1930 में, एक मिनट, वर्ष 1930 में देखिए नीचे में पॉइंट दिया गया है। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक ना, नीचे वाला पॉइंट भी महत्वपूर्ण है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आइए इधर देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे जो थे ये सबने अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया था। महात्मा गांधी जो है सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रम जो उसको अधिक महत्व दिया गया था किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो था पेशावर कांड का नायक था। आगे बढ़ते हैं कि तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह चित्रनापल्ली से वेदरान्यम तक की यात्रा किया था। किसने? तो तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह ही चित्र त्रिच त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा किया था। अगला पॉइंट है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जिया तरंग जो आंदोलन है दोस्तों ये नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक ना, प्रभावती देवी जो है चंपारण क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। और चंपारण ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्यों? तो क्योंकि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह के मुख्य नेता कौन थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह यही था। ठीक ना, महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। और ये कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। और महात्मा गांधी जी चंपारण किसके बुलावे पे आए थे? बताइएगा, बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। तो महात्मा गांधी जी चंपारण जो है राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे आए थे, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स जो था ये किस के विरुद्ध आंदोलन का भाग था? तो ये सबने अवज्ञा आंदोलन के विरुद्ध का भाग है। तो आशा करते हैं कि जितने भी पॉइंट सबने अवज्ञा आंदोलन से था दोस्तों सारे आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से।
ठीक ना। तो अगला पॉइंट है गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। तो अगला टॉपिक को देखते हैं, क्या है गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। तो आइए इस दो टॉपिक को भी क्लियर करते हैं। और साथियों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो गांधी इरविन समझौता जो है दोस्तों, ये कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और गोलमेज सम्मेलन से देखते हैं कि टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। और दूसरा कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। और तीसरा 1932 में हुआ था। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे दोस्तों? तो गांधी जी जो है ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। और मतलब ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में आता है। और किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में यानी कि 1930, 31, 32, इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक ना। तो इन सारे प्रश्नों को देखेंगे, इन सारे पॉइंटों को इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं गांधी इरविन समझौता जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो ये गांधी इरविन जो समझौता हुआ था दोस्तों, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाना प्रस्तावित था। ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो टोटल अभी बताया कि कितने गोलमेज सम्मेलन में हुए थे दोस्तों। तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कब कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था और 1932 में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे ये किस गोलमेज सम्मेलन में भाग हुए थे? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग शामिल हुए थे। ठीक नहीं। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में ही शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका गठन हुआ था 28 दिसंबर 1985 को, 1885 को। ठीक ना, 1885 को। और इसके महासचिव कौन थे? तो ए ओ ह्यूम जो थे, ए ओ ह्यूम, ये इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे प्रथम अध्यक्ष थे। किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन एसएस राजपूताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ये दोनों टॉपिक, ये दोनों पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी लंदन जो गए थे, तो लंदन में मतलब किस जहाज से गए थे लंदन? तो एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। और किस हॉल में ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो अभी देखे थे कि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। और कब किया था? तो 1931 वाला अधिवेशन में। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो प्रथम में मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो केटी पाल जो है भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। केटी पाल ने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहकर पुकारा था। मतलब अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और कब कहा था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहा था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कि गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ है और मतलब गोलमेज सम्मेलन और कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, ये टाइम पीरियड उसका दिया गया है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। यानी कि टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों। कब कब? तो 1930 में, 31 में और 32 में। ठीक ना। ऐसे फुल टाइम पीरियड भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में टोटल पूछता है कि किस डेट से स्टार्ट हुआ था और किस डेट तक चला था, इसलिए।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे 1931 वाला, ये किस मुद्दा पर असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दा पर असफल रहा था। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संकल्प प्रारूपित किया था। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऊपर में हम सब चर्चा कर चुके हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। गांधी और इरविन के बीच में जो मतलब समझौता हुआ था दोस्तों, इस समझौता में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, मीडिएटर के रूप में अपना भूमिका निभाया था। चलिए अगला पॉइंट है, अगला क्या है देखिए, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? इरविन और गांधी दो महात्मा है, ये कहा गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। गांधी इरविन समझौतों को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो गांधी और इरविन समझौता जो होना था इसको स्वीकार किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट, ठीक ना? तो चलिए आज इससे रिलेटेड ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है कि सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने किया था? बताइएगा। तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय का था, इसी ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था। हरिजनों जिसे दलित के लिए, हरिजनों या दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन जो है ये सांप्रदायिक पंचाट के समय में प्रारंभ किया था। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित है? वर्ग यानी कि दलित वर्ग से संबंधित है पूना पैक्ट। बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो इन दोनों के मध्य में पूना समझौता हुआ था, ठीक ना? दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? तो दलित वर्गों का जो संघ है दोस्तों इसे भीमराव अंबेडकर ने स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो क्रमशः 71 और 148, यानी कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में मतलब सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 148 सीटें दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी। तो पूछेगा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना कब किया था? तो 1932 में। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1932 में महात्मा गांधी ने किस लीग का स्थापना किया था? तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की। बाद में उनका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। जो अनटचेबिलिटी लीग था इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था का स्थापना की थी? तो हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया गया था दलितों के उत्थान के लिए। किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला पॉइंट है दोस्तों, वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया गया था। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो दलित लोगों को सबसे पहले हरिजन यानी कि हरि का जान कहकर पुकारा था महात्मा गांधी ने। भगवान का हरि का सेवक है हरिजन। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौतों का विरोध किया था। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विंस्टन चर्चिल और अनेक ब्रिटिश नेता जो थे गांधी और इरविन समझौतों का विरोध किए थे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि इसमें जितना भी टॉपिक अभी हम सब देखे हैं, टोटल 4 टॉपिक,
साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। तो इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।